नमस्कार। कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमित जी, नमस्कार। सर आज ईवीएम फिर से बहुत चर्चा में है और इस बार ईवीएम के बहाने इंडिया अलायंस की दरार दिखने लगी है। जम्मू एंड कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने आज काफी बड़ा बयान दिया है और कांग्रेस को नसीहत दी है कि ईवीएम पर रोने की बजाय वो अपने काम को सुधारे। और उमर अब्दुल्ला के बयान के तुरंत बाद टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं, उनका बयान आ गया और उन्होंने भी इसी लाइन पर चलते हुए कांग्रेस को नसीहत दे दी कि उसे ईवीएम को अपनी हार का जिम्मेदार नहीं बताना चाहिए। और फिर अभी अखिलेश यादव का भी बयान आया है जहां पर उन्होंने ईवीएम पर डायरेक्ट चर्चा तो नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जो नसीहत दी है कांग्रेस को उस पर अमल करना चाहिए और बूथ लेवल पर काम करना चाहिए। सर कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया था जहां पर एक जनहित याचिका दायर की गई थी कि फिर से बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद इन नेताओं के बयान आ रहे हैं और इसके पहले आपको याद ही होगा कि अभी ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेता बनाने के लिए काफी हंगामा हुआ था, जहां पे शरद पवार से लेकर लालू यादव तक ने सपोर्ट किया था ममता बनर्जी के नाम का। सर ये क्या हो रहा है? इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस में फिर से एक बार दरार दिखने लगी है। राजनीति किधर जा रही है? देखिए, जो इंडिया अलायंस में जो लोग इस समय हैं, जो इंडिया अलायंस में लोग जो प्रोमिनेंट मेंबर्स इंडिया अलायंस के, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र की जो दो पार्टियां हैं वो पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं जो कि लगातार बीजेपी का विरोध करती आ रही हैं। और इन पार्टियों ने मतलब कि आरजेडी, बिहार में आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, इन पार्टियों ने लगातार इनकी राजनीति जो है सो उसकी धुरी बीजेपी का विरोध है। उस तरह से ये पार्टियां जो हैं सो कांग्रेस पार्टी की नेचुरल एलाइज बन जाती है। और इन पार्टीज की एक लिमिटेशन है। इन पार्टीज की लिमिटेशन ये है कि अपने स्टेट के बाहर इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अपने स्टेट के बाहर इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ममता बनर्जी ने त्रिपुरा में हाथ पैर मार लिया, ममता बनर्जी ने अरुणाचल में हाथ पैर मार लिया, असम में हाथ पैर मार लिया, लेकिन ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाई। तो वो उनकी लिमिटेशंस वहां पर हैं। उसी तरह से समाजवादी पार्टी कहने को तो टिकट मांगती है, बिहार में मांगती है, मध्य प्रदेश में मांगती है, महाराष्ट्र में भी टिकट लिया, लेकिन उनका भी इमिटेड इन्फ्लुएंस जो है सो जो यूपी सेंट्रिक पार्टी है, यूपी में ही इन्फ्लुएंस उनका रहेगा। उसी तरह से भी जो राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल तो दिल्ली तक में चुनाव लड़ी है, सब कुछ किया है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस भी बिहार तक लिमिटेड है। थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस उसका झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा मतलब धनबाद पार करके आसनसोल तक नहीं जा सकती। मतलब ये उनकी तो ये रीजनल पार्टी के लिमिटेशंस है, लेकिन इनकी राजनीति जो है उसकी धुरी जो है बीजेपी का विरोध है, इस करके वो कांग्रेस के साथ है। अब कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि समहाउ, हालांकि लोग कहेंगे आप क्या बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने पूरे देश की यात्रा की, इतनी लंबी यात्रा की। बिल्कुल ठीक है, वो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा काफी अच्छी चली। भारत जोड़ो यात्रा ने काफी लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ा और उसका उनको एक फल भी लोकसभा चुनाव में मिला। मतलब कांग्रेस 100 सीटें लेकर के लोकसभा चुनाव में आई, तो उसका एक फल भी उनको मिला। हमें इस बात को मानना पड़ेगा। और उसका मुख्य कारण ये था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन जो एक पॉलिटिकल पार्टी को लगातार अपने कार्यक्रम करते रहने पड़ेंगे, लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और केवल वो यूट्यूबिंग करके वो एक राजनीतिक दल नहीं चला सकते। अब ईवीएम की हम बात कर लें, ईवीएम पे जो वो ठीकरा फोड़ते कि ईवीएम में कहीं ईवीएम की बैटरी चार्ज नहीं हुई तो कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई,
मतलब सेंटर में। और अगर कांग्रेसियों की माने तो तब से ईवीएम मैनिपुलेट होना शुरू हो गया, हालांकि ईवीएम उसके पहले से था, 2000 उसके 10 बरस पहले से ईवीएम था, लेकिन वो अगर हम माने कि 2014 के बाद से ईवीएम मैनिपुलेट होना शुरू हो गया। उसके बाद 2017 में पंजाब में कांग्रेस से चुनाव जीता, 2019 में झारखंड में चुनाव जीता, 2023 में आंध्र प्रदेश में चुनाव जीता, 2023 में हिमाचल में चुनाव जीता, 2024 में जम्मू एंड कश्मीर में अलायंस से चुनाव जीता, और 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव जीता, कांग्रेस सेकंड आई, लेकिन वो भी बीजेपी कहीं उसका नामो निशान नहीं था, और 2024 का जनरल इलेक्शन। तो 7 चुनाव तो हमने आपको गिनवा दिए जहां पर कि डिस्पाइट द ईवीएम आपने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी सीटें लाई, सरकारें बने। तो अब आप अगर कह देंगे कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये हम जो हार रहे हैं वो ईवीएम कारण हार रहे हैं, तो ये तो बात नहीं चलेगी। क्योंकि जो हम लोगों का अपना हमारे सेंटर फॉर रिफॉर्म डेवलपमेंट एंड जस्टिस की जो अपनी एनालिसिस है, हम लोग की जो फाइंडिंग है, आपको तो याद होगा कि हम लोगों ने चुनाव रिजल्ट के पहले हरियाणा के बारे में भी कहा था, जहां पर ये सब थे कि हम जीत रहे हैं। हमने कहा था कि ये नहीं जीत पाएंगे वहां पर। महाराष्ट्र में हमने एकनाथ शिंदे का एक्स फैक्टर बताया था, और झारखंड में कल्पना सोरेन का एक्स फैक्टर बनाया था, और उन एक्स फैक्टर्स ने कन्वर्ट किया अपने वोट्स को, और उसके रिजल्ट उस तरह के परिणाम उस तरह के आए। तो ये कहना कि उनके की सारा दोष ईवीएम का है, ऐसा नहीं है। देखिए, ईवीएम के ऊपर एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले 12 प्रश्न खड़े किए, 12 नहीं 20 प्रश्न खड़े किए थे, 20 प्रश्न खड़े किए थे, और 20 प्रश्नों का उसने साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट से कहा था कि क्या ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, जिसमें कि चिप चेंज करने से लेकर के वेदर कंडीशन वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत ही विस्तृत। वो टाइम्स ऑफ इंडिया में वो मेरे ख्याल से पिछले महीने दिसंबर महीने में ही, वो दिसंबर की शुरुआत में ही वो आई थी वो आर्टिकल। और उसमें मुझे याद है कि उसने साइबर एक्सपर्ट ने जो एक्सप्लेन किया था, उससे मतलब ये है कि ईवीएम कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। ईवीएम कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अगर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है तो पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये तो डेमोक्रेसी में आसान बात नहीं है। और अगर ऐसा है कि अगर पूरा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो फिर क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया होता तो इन 7 चुनाव की जो हमने आपको गिनती दी, विश्लेषण दिया, ये तो नहीं हुआ होता। वहां तो आप जीते होते, वहां भी आप हार गए होते, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसका अर्थ ये है कि आपने जो है सो मेहनत नहीं की, मशक्कत नहीं की, और इसका ठीकरा आप जो है सो ईवीएम के सर पे फोड़ रहे। ये जो दूसरी बात पे आप आ जाएं, जो एलाइज जो बार बार आवाज उठा रहे हैं, जो फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा और ममता बनर्जी ने भी कहा, और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, शरद पवार भी कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं, वो धक्का दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि तुम लीडरशिप अपने हाथ में लो, लगाम संभालो। इस तरह से जो हमें एक एडवांटेज मिला था उसको आप स्क्वाटर मत कीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, मैं लीडरशिप का मतलब सिर्फ मेरा राहुल गांधी से मेरा मतलब नहीं है, मैं लीडरशिप से मेरा मतलब है कि जो लोग दिखते हैं, जो उनके स्ट्रैटेजिस्ट हैं, प्लानर हैं, जो उनके जनरल सेक्रेटरीज हैं, इस तरह के लोग जो हैं, ये सब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है सो डिपेंडेंट हो गए हैं यूट्यूब के ऊपर। हम भी यूट्यूब पे हैं, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि हम तो यूट्यूब पे हो सकते हैं अपनी बात को कहने के लिए, लेकिन एक राजनीतिक दल सिर्फ यूट्यूब से अपनी बात नहीं कर सकता। उसको लोगों के बीच में जाकर के मेहनत करना पड़ेगा, मशक्कत करना पड़ेगा, तब जाकर के एक आपकी जमीन तैयार होगी चुनाव लड़ने के लिए, जो अनफॉर्चुनेटली आप नहीं करते हैं। आप बीजेपी को देखिए 24/7, अगर बीजेपी नहीं एक्टिव है तो आरएसएस एक्टिव है, रोज ही उनकी शाखा लग रही है, रोज ही कार्यक्रम मिल रहे हैं, रोज ही कुछ ना कुछ हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे। सरकार पटेल शताब्दी मनाने जा रही है और आप क्या कर रहे हैं? आप तो नहीं मना रहे पटेल शताब्दी। आप क्यों नहीं मना रहे पटेल शताब्दी? अरे पटेल कांग्रेस पार्टी के लीडर थे,
आप उनको अपनाइए, उनको मनाइए पटेल शताब्दी को। आप संविधान करते हैं, संविधान के बनने में पटेल का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी बात कीजिए, अपने तरीके से पटेल के बारे में बात कीजिए। आप नहीं कर रहे। पटेल को लेकर के बीजेपी चली जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, भाग जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये था कि पार्टी जो अपने कार्डर्स में लैग कर रही है, और कहीं से भी अगर कहीं पर कार्डर काम करना चाह भी रहा है कांग्रेस पार्टी का, तो सेंट्रल लीडरशिप उसको इनकरेज नहीं कर रही है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिल्ली। दिल्ली में 2 महीने बाद चुनाव है। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बना हुआ है। लोग केजरीवाल के खिलाफ वोट डालना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग ऐसा है जो कि केजरीवाल के खिलाफ वोट डालना चाहता है, लेकिन वो बीजेपी को वोट नहीं डाल सकता। उसको एक ऑप्शन चाहिए, वो ऑप्शन कांग्रेस पार्टी प्रोवाइड कर सकती है। लोकल लीडर्स मेहनत भी कर रहे हैं। भाई देवेंद्र यादव ने काफी मेहनत की, वो जो न्याय यात्रा निकाला, जो दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, उन्होंने न्याय यात्रा निकाला 17 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और काफी 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 गहन काम किया गया उसके अंदर। लेकिन वो अखबारों में, मीडिया में क्यों नहीं आए? क्योंकि चेहरे शामिल नहीं हुए ना। आप दिल्ली में रहते हैं, राहुल गांधी दिल्ली में रहती हैं, प्रियंका गांधी दिल्ली में रहती हैं। भाई आप ही तो चेहरे हो ना कांग्रेस के, आप शामिल हो जाते इन यात्राओं के अंदर, आप मीडिया में भी आ जाते, और आप जो है सो और आप कैडर्स को में भी स्फूर्ति डाल देते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया पता नहीं, किसने आपको एडवाइस किया? तो सिर्फ पार्लियामेंट में स्पीच दे करके और उसके क्लिप्स बना करके, उसकी रील्स बना करके, अगर आप सोचते हैं कि भारतीय वोटर के मस्तिष्क पर आप राज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको लोगों के बीच में जाकर के काम करना पड़ेगा। और आज के तारीख में सब लोग एक बात, जो ये जो चर्चा चल रही है, इसमें सब लोग कहीं ना कहीं एक बात कहते हैं, कांग्रेस के पास एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, सेवा दल, जो कि एक वॉलंटरी फोर्स थी। जैसे कि आपका आरएसएस तो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखती है, ये कांग्रेस एआईसीसी के अंडर में ही एक सेवा दल थी। आज के तारीख में सेवा दल को तो आपने, और इतना उसका बड़ा नेटवर्क, हर एक जिले में उसकी एग्जिस्टेंस, सब कुछ, लेकिन आपने उसको नेस्तनाबूद कर दिया। अरे सेवा दल के आप एक्सरसाइजेस कराइए, सेवा दल की एक्टिविटी कराइए, आप क्यों नहीं करवाते? आप उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व करते? तो ले दे करके आप भाषण दे देंगे, वो यूट्यूब पार्लियामेंट में यूट्यूब पे आ जाएगा, वो रील्स बन जाएंगी। कोई अगर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मीडिया की लड़ाई लड़ रहे हैं हम क्या? मीडिया में प्रेजेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? अगर मीडिया में, सोशल मीडिया में प्रेजेंस की लड़ाई से अगर कोई चुनाव जीत जाता, तो वो शेख जो मुंबई में चुनाव लड़ा था, जिसको पता नहीं लाखों जिसकी फॉलोइंग थी और 107 वोट आए थे, वही हासिल आपका भी होगा। आपने वो यूट्यूबर कन्हैया कुमार को चुनाव लड़वा दिया दिल्ली में, क्या हाल हुआ? वहां पर भी एंटी इनकम्बेंसी था, कोई नहीं चाहता था। मनोज तिवारी के खिलाफ इतना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी था, उस आदमी की प्रेजेंस नहीं थी कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन लोगों ने थक हार करके वोट दे दिया उसको। क्या करते? तो समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को यह बात रियलाइज करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि अगर उसको ऑप्शंस मिले तो वो बीजेपी के बदले दूसरी पार्टियों को वोट डाल सकता है। और वो जो स्ट्रक्चर बनाना है, उस स्ट्रक्चर को कांग्रेस पार्टी को बनाना है। अगर कांग्रेस पार्टी वो स्ट्रक्चर नहीं बनाएगी और अपने आप को लिमिट कर देगी सिर्फ ये सोशल मीडिया की लड़ाइयों में और पार्लियामेंट के भाषणबाजियों में और इसमें और एडजर्नमेंट मोशंस में और इन चीजों में, तो कांग्रेस पार्टी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी। आपको जमीन पे पहुंचना है, लोगों तक पहुंचना है, लोगों को एक्टिवेट करना है। और फारूक अब्दुल्ला पार्लियामेंट का चुनाव हार गए जी, लेकिन कितनी मेहनत की। जी, उमर अब्दुल्ला पार्लियामेंट का चुनाव हार गए जी, लेकिन लोगों के बीच दोबारा गए, मेहनत किया, काम किया, और क्या मतलब शानदार जीत उन्होंने दर्ज की अपनी पार्टी के लिए। तो आपको भी वो काम करना पड़ेगा। आपने भारत जोड़ो यात्रा की,
बहुत अच्छी बात थी, बहुत बढ़िया किया, लेकिन उसके बाद क्या, इतने सारे चुनाव आ गए, आप चुनाव हारते गए। कितने आपने कितना कितना एक्टिव कैंपेन किया आपने महाराष्ट्र में या झारखंड में? हरियाणा को आपने पूरा छोड़ दिया एक लीडर के ऊपर। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, और इसको नजर में रखते हुए इस तरह की डिमांड उठेगी। और आज के तारीख में जो इंडिया अलायंस के मेंबर्स हैं आपको कह रहे हैं कि आप लीडरशिप लीजिए, आप आगे बढ़िए, आप चलिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप जगह दीजिए, आप रिप्लेसमेंट दीजिए। लालू यादव जैसे उनके स्टॉन्च एलाई, और मैं रिकॉल कर सकता हूं कि लालू यादव पास्ट में ममता बनर्जी के प्रति बहुत सिंपैथेटिक नहीं रहे हैं अपने बयानों में, लेकिन वो व्यक्ति भी अगर कह रहा है कि ममता बनर्जी को लीडरशिप दो, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि लोग एक ऐसा लीडर खोज रहे हैं, एक ऐसा जुझारू लीडर खोज रहे हैं जो नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी से दो दो हाथ कर सके। और लालू यादव जैसे लीडर को भी लग रहा है कि राहुल गांधी या उनके इर्द गिर्द जो टीम है इस काम के लिए इनकैपेबल है। जी, तो एक कारण और आपको लग रहा है ऐसा कि चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और अगले लोकसभा चुनाव 2029 में आएंगे, काफी समय है उसमें, और इस बीच में हर स्टेट्स में चुनाव है। ये तमाम जो इंडिया अलायंस के जो छत्रप है अपने अपने स्टेट के, इनको अपने अपने स्टेट में अपनी सत्ता बचानी है। और वहां सब जगह पर कांग्रेस के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि जिस बिग ब्रदर की भूमिका में वो खुद को चाहती है, किसी स्टेट में उसका वो ऐसा प्रेजेंस है नहीं। समाजवादी पार्टी के कंधे पर चढ़ करके वो यूपी में चुनाव लड़ती है। इसी तरीके से आप बिहार में देखिए, आरजेडी का सहारा लेना पड़ता है उसको। उमर अब्दुल्ला भी ये मान रहे हैं कि जिस अलायंस के साथ वो चुनाव लड़े उससे उनको फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। कश्मीर में कांग्रेस ने जो सीटें जीती, उमर अब्दुल्ला ये मानते हैं कि वो उनकी पार्टी की वजह से जीती, और जम्मू में कांग्रेस उन्हें कुछ फायदा दिला नहीं पाई। तो ये भी कारण हो सकता है कि अब ये अपने अपने स्टेट को छत्रप है, कांग्रेस को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। नहीं, कांग्रेस को आगे बढ़ने, कांग्रेस कोई नई टीम है कि आगे आगे बढ़ने की बात है? अरे वो कांग्रेस चाहते नहीं लगातार पीछे, कांग्रेस अब वो उन्होंने स्पेस बनाया तो कांग्रेस का स्पेस दिया है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का एक जो पैन इंडिया लेवल पे जो माहौल है, पैन इंडिया लेवल पे जो एग्जिस्टेंस है, जो मैंने शुरुआत में बिल्कुल बात कही कि ये रीजनल लीडर्स की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, ये रीजनल लीडर्स की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, और ये कितने भी अपने जगह का चुनाव जीतने, अपने जगह का वो स्टेट में सरकार बनाने, लेकिन जब तक सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी ये कभी बहुत कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तो ये चाहते हैं कि सेंटर में से बीजेपी की सरकार हटे, और इसके लिए लीडरशिप जो है सो कांग्रेस पार्टी प्रोवाइड कर सकती है, इफेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड कर सकती है, जो वो नहीं कर रही है। जब वो राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले हैं तो कौन सा स्टेट का छत्रप है जिसने उनको सपोर्ट नहीं किया है? सभी ने सपोर्ट किया है, उसका उनको फायदा भी मिला है। लेकिन मैं उस चुनाव में एक चुनाव ऐड करना भूल गया था, कर्नाटक में 2-2 बार चुनाव जीती है, तो मैंने गिनती पे 9 बार। हालांकि पिछली बार जो सरकार बनी थी उसको तोड़ दिया था बीजेपी ने, लेकिन जीते तो बात यह है कि मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल फारूक अब्दुल्ला ने सही बात कहा है कि आपको साहब मेहनत करना पड़ेगा। ये जो चार जवाहरलाल नेहरू के नाम पे जो यूनिवर्सिटी है उससे निकले हुए जो 2-4 आइडियोलॉग्स घुस करके बैठ जाते हैं इनके दाएं बाएं और उनको समझाते रहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे मैं बार बार कहता हूं, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि भाई वो लोग ने जो है सो जब पूरे देश में वामपंथी पार्टियों को जब नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। आज एक आध चुनाव के बाद केरला में भी वो नहीं दिखेंगे, तो आप कहाँ इन लोगों की सलाह मान करके और इन लोगों के इस पर केवल वो उनके बढ़िया बढ़िया लिखे हुए भाषण पढ़ पढ़ करके आप राजनीति करेंगे? अरे आप बाहर निकलिए, लोगों के बीच में निकलिए, लोगों के बीच में कार्यक्रम बनाइए। अगर बीजेपी एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम सरदार पटेल के ऊपर कर रही है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कीजिए।
लेकिन केवल पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बोल देते सरदार पटेल हमारे थे। अरे आपके थे तो आप कुछ करके भी दिखाइए ना, ग्राउंड लेवल पे कुछ करके भी दिखाइए। वो आप नहीं कर पा रहे हैं, वो आप नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे कार्यक्रम नहीं है आपके पास। जी तो जब तक किसी पार्टी के पास कार्यक्रम नहीं होगा, जब तक पार्टियां ग्राउंड लेवल पे जाकर के एक्टिविटी नहीं करेंगी, तब तक इस पार्टी का कुछ नहीं होना। और इन एक्टिविटीज को, चूंकि इनकी पार्टियां कई जगह बहुत कमजोर हो चुकी हैं, वहां पर इनके लीडरशिप को जाकर के हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। और इसका जो मैं बार बार आपको उदाहरण देता हूं, सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिल्ली का है, जहां पर कि इनकी पार्टी ने बहुत तैयारी कर रहे हैं, यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप कहाँ है? आज की तारीख में यहाँ पर जो माइनॉरिटी का वोट है, वो माइनॉरिटी का वोट इस समय दो मन में है कि वो कांग्रेस के साथ जाए या आम आदमी पार्टी के साथ जाए। ये शायद कांग्रेस की तरफ ये वोट आ जाए अगर राहुल गांधी दिल्ली में आए, खुल करके प्रचार करें, क्योंकि माइनॉरिटीज के बीच में उनकी एक्सेप्टेंस है, इस बात को लोग मानते हैं। लेकिन आप वो प्रचार करेंगे तब तो आपको वोट मिलेगा, वरना माइनॉरिटी का भी वोट नहीं मिलेगा आपको। पिछले बार जो आपका वोट घट करके 5% के नीचे आ गया दिल्ली में, किस कारण से आ गया? क्योंकि माइनॉरिटीज ने भी आपको वोट नहीं दिया। तो पैटर्न साफ होता है, जो पार्टी जीतती है माइनॉरिटी का वोट उधर चला जाता है। हाँ, तो समाप्त करने के लिए मैं यही कहूंगा अमित, की कांग्रेस पार्टी को उनके एलाइज बार बार चेतावनी दे रहे हैं, बार बार संकेत दे रहे हैं कि वो जो शब्द यूज कर लूं आपको गीता का, उठो पार्थ गांडीव संभालो। और ये पार्थ जो है, जो कांग्रेस पार्टी रूपी पार्थ जो है, गांडीव भी रखा है, सारी तैयारी सब कुछ है, लेकिन वो पता नहीं उठाने को तैयार क्यों नहीं, उनके हाथ क्यों कांप रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। और रणभूमि में अगर आप गांडीव नहीं उठाएंगे तो आप शहीद होकर के जाएंगे, फिर आप सरवाइव नहीं करेंगे, सब कुछ चला जाएगा। ये बात इस पार्टी के समझ में आती है या नहीं आती है, ये तो इस पार्टी की लीडरशिप भी बता सकती है। जी, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को दशकों पुरानी पार्टी है और नेटवर्क भी उसका, जैसे एक बार आप ही बता रहे थे कि शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो, जिला हो, जहां अपना कांग्रेस भवन नहीं हो, कि कांग्रेस को चुनाव, अगर कांग्रेस को अपनी कोई सभा करनी चाहे तो उसे कहीं किराए का मकान लेने की जरूरत नहीं है, किराए की जगह लेने की जरूरत नहीं है। तो इतना बड़ा नेटवर्क कांग्रेस का रहा है, लेकिन कांग्रेस संभाल नहीं, जिस विरासत की बात कांग्रेस करती है उस विरासत को शायद संभाल नहीं पा रही है। और जैसा अलायंस में जिस तरह से एक बिग ब्रदर की उसकी भूमिका होनी चाहिए, उसको निभाने पूरी तरह फ्लॉप रही है। ये बिग ब्रदर जो है, किसी भी परिवार का जो कर्ता होता है, जो कर्ता होता है ना, वो जन्म में पहले पैदा होने से नहीं होता है। परिवार का कर्ता वो होता है जो परिवार के लिए कार्य करता है, परिवार के समस्याओं को सुलझाता है, और वो होता है कर्ता। तो कांग्रेस पार्टी जो है सो पैदाइश से तो बिग ब्रदर है, लेकिन कर्म से वो बिग ब्रदर के रोल को नहीं प्ले कर रही। जी, तो इस मामले में कांग्रेस असफल दिख रही है। और अब जब हरियाणा के नतीजे आए और महाराष्ट्र के नतीजे आए, तो जो विरोध दबा हुआ था, वो विरोध अब बहुत तीखा और बहुत तेज होकर के अब सामने आ रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस की जो टॉप ब्रास है उसके लिए इस विरोध को संभालना काफी मुश्किल होगा। हम देखते हैं कि और चीजें किस तरह से क्या रुख लेती हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए, इस गंभीर चर्चा के लिए। और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ये वीडियोस। और ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत धन्यवाद। बस फिर से नमस्कार।